नमस्कार और ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज पॉडकास्ट के नए सीजन में आपका स्वागत है। ये इंडिया स्टेट स्टोरीज प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है जो भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं के विकास की पड़ताल करता है। ये प्रोजेक्ट पुणे में फ्लेम यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च द्वारा समर्थित है। इस सीजन में हम अपने वर्तमान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के दिलचस्प इतिहास में गहराई से उतर रहे हैं और आज के तीसरे एपिसोड में हम अरुणाचल प्रदेश राज्य के गठन के पीछे के आकर्षक इतिहास के बारे में जानेंगे। ये एपिसोड इंडिया स्टेट स्टोरीज में हमारी टीम द्वारा लिखे गए एक लेख पर आधारित है। इन लेखों को गूगल के नोटबुक LM की मदद से ऑडियो बातचीत में बदला गया है। आप शो नोट्स में संबंधित लेख का लिंक पा सकते हैं। तो चलिए इस बातचीत में उतरते हैं। अरुणाचल प्रदेश यानी उगते सूरज की रोशनी वाले पहाड़ों की भूमि। नाम में ही एक कविता है, लेकिन इसका इतिहास, जैसा कि हमारे स्रोतों से पता चलता है, कविताओं से कहीं ज्यादा जटिल है। शुरुआत करते हैं ब्रिटिश दौर से। तब इसका नाम अरुणाचल प्रदेश नहीं था, बल्कि इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट यानी NEFT कहा जाता था और इसे एक एक्सक्लूडेड एरिया का दर्जा दिया गया था। ये बाहरी क्षेत्र का क्या मतलब था? क्या इसे भारत का हिस्सा नहीं माना जाता था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। एक्सक्लूडेड एरिया का मतलब ये नहीं था कि ये भारत का हिस्सा नहीं था, बल्कि इसका मतलब था कि इस पर सामान्य कानून लागू नहीं होते थे। ये सीधे औपनिवेशिक प्रशासन के कंट्रोल से लगभग बाहर था। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां 110 से ज्यादा अलग अलग जनजातियां रहती हों, जिनकी अपनी भाषाएं, अपने रीति रिवाज, अपनी न्याय व्यवस्था हो, तो अंग्रेजों के लिए इन पर सीधे शासन करना बहुत मुश्किल था। इसलिए उन्होंने इसे असम के गवर्नर के अधीन तो रखा, पर इसे काफी हद तक अपने हाल पर छोड़ दिया। 110 से ज्यादा जनजातियां, तो फिर इसे एक प्रशासनिक इकाई के तौर पर चलाना तो लगभग नामुमकिन रहा होगा। क्या अंग्रेजों ने इसे एक ही यूनिट माना था या इसे अलग अलग हिस्सों में बांट रखा था? बिल्कुल, इसे एक यूनिट मानना संभव ही नहीं था। इसे कई फ्रंटियर ट्रैक्ट्स में बांटा गया था, जैसे पश्चिम में बालीपारा, पूर्व में सादिया और दक्षिण में तिरप। हर ट्रैक्ट का अपना अलग भूगोल और अपनी अलग जनजातियां थीं। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजों ने यहाँ अपनी व्यवस्था थोपने की बजाय यहाँ की पारंपरिक व्यवस्था को ही एक तरह से मान्यता दी। 1945 में, यानी आज़ादी से बस 2 साल पहले, एक नियम बनाया गया जिसके तहत जनजातियों की अपनी जो ग्राम परिषदें होती थीं, जिन्हें हम कबीलाई पंचायत कह सकते हैं, उन्हें ही छोटे मोटे झगड़े निपटाने और गांव का शासन चलाने का आधिकारिक हक दे दिया गया। ये तो काफी दूर की सोच थी। यानी उन्होंने माना कि स्थानीय लोग ही अपना शासन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब इस क्षेत्र की लोकेशन पर आते हैं। इसकी सीमाएं 3 देशों से लगती हैं, भूटान, म्यांमार और तिब्बत। और यहीं से मैकमोहन रेखा की कहानी शुरू होती है, जो आज भी भारत और चीन के बीच तनाव की एक बड़ी वजह है। हाँ, और ये कहानी 1913-14 के शिमला समझौते से शुरू होती है। तब ब्रिटिश भारत, चीन और तिब्बत के प्रतिनिधि शिमला में मिले थे ताकि अपनी सीमाओं को सुलझा सकें। उसी दौरान ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच एक अलग समझौता हुआ। ब्रिटिश प्रशासक सर हेनरी मैकमोहन ने एक नक्शे पर पेंसिल से एक रेखा खींच दी। वही 890 किलोमीटर लंबी रेखा। जी हाँ, ये लगभग 890 किलोमीटर लंबी रेखा थी, जो हिमालय के ऊंचे पहाड़ों के साथ साथ चलती थी। इसी रेखा ने तवांग जैसे बौद्ध मठ वाले इलाकों को ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना दिया। लेकिन चीन ने इस समझौते को कभी नहीं माना। उनका क्या तर्क था? चीन का तर्क हमेशा से एक ही रहा है। उनका कहना था कि 1914 में तिब्बत कोई आज़ाद देश नहीं था, वो तो चीन का हिस्सा था। इसलिए तिब्बत को किसी दूसरे देश के साथ सीमा का समझौता करने का कोई अधिकार ही नहीं था। तो चीन की नज़र में मैकमोहन रेखा हमेशा से अवैध रही है ना? बिल्कुल। यहाँ तक कि तिब्बती प्रतिनिधि भी पूरी तरह खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी शर्त थी कि चीन पूरे शिमला समझौते पर दस्तखत करे, जो उसने कभी नहीं किया। और यहाँ एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि रेखा खींचने के बाद लगभग 20 साल तक अंग्रेज खुद ही इसे भूल गए। फिर 1935 में ओलफ कैरो नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी को अचानक से ये पुराने कागजात मिले और उसे एहसास हुआ कि ये रेखा तो कभी आधिकारिक नक्शों पर छापी ही नहीं गई। ये बिल्कुल सच है, और ये एक बड़ी प्रशासनिक चूक थी। जैसे ही ये बात सामने आई, अंग्रेजों ने फौरन कार्रवाई की। 1937 में सर्वे ऑफ इंडिया ने पहली बार आधिकारिक तौर पर मैकमोहन रेखा को भारत की सीमा दिखाते हुए नक्शे प्रकाशित किए। और
फिर 1938 में कैप्टन लाइटफुट नाम के एक अधिकारी को एक छोटी सी टुकड़ी के साथ तवांग भेजा गया। उन्होंने वहां जाकर मठ के अधिकारियों को बताया कि अब ये इलाका भारतीय क्षेत्र है। तो क्या उन्होंने वहां कब्जा कर लिया? नहीं, ये सिर्फ एक तरह की घोषणा थी। तिब्बत ने इसका जोरदार विरोध किया और जैसे ही कैप्टन लाइटफुट वापस लौटे, तवांग पर तिब्बत का नियंत्रण फिर से कायम हो गया। अच्छा। असल में तवांग पर तिब्बत का शासन 1951 तक बना रहा, यानी भारत के आजाद होने के 4 साल बाद तक। तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब NEFT का क्या हुआ? जाहिर है प्रशासन असम सरकार के पास आ गया होगा। हाँ, कागज पर तो प्रशासन असम को सौंप दिया गया और तुरंत ही असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोले की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इसका काम था इन बाहरी क्षेत्रों के भविष्य पर रिपोर्ट देना। और समिति ने क्या सिफारिश की? समिति ने एक दिलचस्प सिफारिश की। उन्होंने कहा कि लखीमपुर और तिरप ट्रैक्ट के जो मैदानी इलाके हैं, उन्हें असम के सामान्य जिलों में मिला देना चाहिए। ऐसा क्यों? पहाड़ी और मैदानी इलाकों को अलग करने के पीछे क्या सोच थी? सोच बहुत व्यावहारिक थी। उनका तर्क था कि इन मैदानी इलाकों का कल्चर, इनकी अर्थव्यवस्था, यहाँ के लोगों का रहन सहन, सब कुछ पहाड़ी इलाकों से बिल्कुल अलग था और असम के बाकी मैदानी इलाकों जैसा ही था। तो उन्हें एक साथ रखना ही बेहतर था। जी, तो इस तरह NEFT की सीमाओं को फिर से खींचा गया और उन्हें लगभग पहाड़ों की तलहटी तक समेट दिया गया। और फिर 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ, तब इसकी स्थिति और भी अनोखी हो गई। हमारे स्रोत कहते हैं कि ये असम का हिस्सा था, लेकिन फिर भी एक अलग इकाई थी। ये थोड़ा उलझा हुआ है। हाँ, ये समझना जरूरी है। संवैधानिक रूप से निफा असम राज्य का हिस्सा था, लेकिन असल में असम की चुनी सरकार का इस पर कोई कंट्रोल नहीं था। इसका प्रशासन सीधे दिल्ली से भारत के राष्ट्रपति के नाम पर चलता था। और राष्ट्रपति के एजेंट के तौर पर असम के गवर्नर इस इलाके को देखते थे। बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसा था जैसे ये घर तो असम का था, लेकिन इसका मैनेजमेंट सीधे दिल्ली हेड ऑफिस से हो रहा था और गवर्नर एक तरह से ब्रांच मैनेजर थे जो सीधे प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते थे। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। इसी अनोखी व्यवस्था की वजह से आगे चलकर इसे एक नई पहचान मिली। तो 1950 के बाद इसका कानूनी ढांचा तो बदल गया, लेकिन क्या जमीन पर भी कुछ बदला? इसका नाम नेफा ही रहा या उसे भी एक नई पहचान मिली? यहीं पर नेफा का जन्म होता है। 1954 तक ये सब चलता रहा, लेकिन फिर केंद्र सरकार ने महसूस किया कि इस सीमावर्ती इलाके पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए 1954 में केंद्र ने एक नया कानून बनाया और इसी कानून के तहत नीफा का नाम बदलकर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कर दिया गया। जी, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, बल्कि प्रशासन को और चुस्त दुरुस्त बनाने की कोशिश थी। तो इस पुनर्गठन में क्या-क्या बदलाव हुए? जो पुराने ट्रैक्ट्स थे, उन्हें अब फ्रंटियर डिवीजनों में बदल दिया गया। जैसे बालीपारा ट्रैक्ट को कामांग और सुबनसिरी में बांट दिया गया। अबोर हिल्स सियांग बन गया, मिशमी हिल्स लोहित कहलाया। और प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए उसके लिए 1956 में एक खास कैडर बनाया गया, इंडियन फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी IFS। ये ऐसे अधिकारी थे जिन्हें खास तौर पर इन मुश्किल इलाकों में काम करने के लिए ट्रेन किया जाता था। इसी दौरान दक्षिण में एक और बड़ा बदलाव हो रहा था। नागा आंदोलन जोर पकड़ रहा था और उनकी मांगों का असर नीफा पर भी पड़ रहा था। हाँ, नागा नेशनल काउंसिल की मांग थी कि असम के नागा हिल जिले और नीफा के त्युएनसांग फ्रंटियर डिवीजन को मिलाकर एक अलग प्रशासनिक इकाई बनाई जाए, क्योंकि वहां नागा जनजातियों की आबादी ज्यादा थी। सही कहा। प्रधानमंत्री नेहरू ने उनकी ये मांग मान ली और 1 दिसंबर 1957 को नागा हिल्स त्युएनसांग क्षेत्र बना दिया गया। अब यहाँ एक और पेच था। क्या? इस नए क्षेत्र का प्रशासन और पूरे नीफा का प्रशासन गृह मंत्रालय के पास नहीं था, बल्कि विदेश मंत्रालय के पास था। एक मिनट रुकिए, विदेश मंत्रालय? भारत के ही एक हिस्से का प्रशासन विदेश मंत्रालय क्यों देख रहा था? ये तो तब होता है जब आप किसी दूसरे देश के मामले देख रहे हो। इसकी वजह थी इस इलाके की संवेदनशीलता। चीन के साथ सीमा विवाद, बर्मा से नजदीकी, ये सब इसे एक सामान्य आंतरिक मामले से ज्यादा बना देते थे। सरकार इसे एक सुरक्षा और कूटनीति के नजरिए से देखती थी। और फिर 1962 में चीन के साथ युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। जी, उस युद्ध ने दिल्ली में बैठे नीति निर्माताओं को ये एहसास दिलाया कि सिर्फ सेना भेजने से काम नहीं चलेगा। यहाँ के लोगों का भरोसा जीतना और प्रशासन को जमीनी स्तर तक पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जो मुझे सबसे दिलचस्प लगता है, स्वशासन की ओर पहला ठोस कदम।
1962 का युद्ध एक तरह से वेकअप कॉल था। बिल्कुल। युद्ध के बाद सोच में एक बड़ा बदलाव आया। अब फोकस सिर्फ सुरक्षा पर नहीं बल्कि विकास और लोकतंत्र पर भी था। 1964 में असम के गवर्नर विष्णु सहाय ने एक 4 सदस्यों की कमेटी बनाई। और इस कमेटी का अध्यक्ष नेफा से ही आने वाले एक सांसद दाइंग एरिंग को बनाया गया। जी। काम था ये पता लगाना कि नीफा में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र कैसे लाया जा सकता है। और इस एरिंग कमेटी की सिफारिशें तो ऐतिहासिक थीं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने भविष्य देख लिया था। वो वाकई में क्रांतिकारी थी। सोचिए, उस वक्त पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लेकर बहस चल रही थी और इस कमेटी ने नीफा जैसे दूर दराज और जटिल इलाके के लिए एक 4 स्तरीय लोकतांत्रिक ढांचे का सुझाव दिया। सबसे नीचे गांवों के स्तर पर। सबसे नीचे गांव के स्तर पर उन्होंने कहा कि जो पारंपरिक कबीलाई परिषदें हैं उन्हीं को ग्राम पंचायत का दर्जा दे दिया जाए, यानी बाहर से कुछ थोपने की बजाय जो पहले से मौजूद है उसी को मजबूत किया जाए। ये तो बहुत ही समझदारी भरा कदम था। और बाकी के स्तर? ग्राम पंचायतों के ऊपर ब्लॉक स्तर पर विकास के कामों के लिए आंचल समिति बनाने का सुझाव था। फिर जिला स्तर पर सलाह देने के लिए जिला परिषद, और सबसे ऊपर पूरे नेफा के लिए एक एजेंसी काउंसिल जिसके पास बजट और योजनाओं पर चर्चा करने का अधिकार हो। ये तो वही मॉडल है जिसे 73वें संवैधानिक संशोधन के जरिए 1992 में पूरे देश में लागू करने की कोशिश की गई। इसका मतलब नेफा में ये प्रयोग लगभग 25 साल पहले ही शुरू हो गया था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक तरह से पूरे देश के लिए एक प्रयोगशाला थी। और हमें ये याद रखना होगा कि ये सब 1960 के दशक में हो रहा था। संसद ने 1967 में इन सिफारिशों को मानते हुए कानून पास किया और 2 अक्टूबर 1968 से नेफा में ये नया पंचायती राज सिस्टम लागू हो गया। तो अब नेफा की अपनी एक आवाज थी, एक राजनीतिक मंच था, और एक और बड़ा बदलाव हुआ। इसका प्रशासन विदेश मंत्रालय से हटाकर गृह मंत्रालय को दे दिया गया। हाँ, और ये एक प्रतीकात्मक कदम था। इसका मतलब था कि अब सरकार नेफा को सिर्फ एक सीमावर्ती सुरक्षा समस्या के तौर पर नहीं देख रही थी, बल्कि उसे देश के बाकी हिस्सों की तरह एक सामान्य प्रशासनिक इकाई बनाने की दिशा में बढ़ रही थी। तो अब मंच तैयार था। नेफा की एक अलग पहचान बन चुकी थी, एक राजनीतिक ढांचा भी था। तो फिर केंद्र शासित प्रदेश और अंत में एक पूर्ण राज्य बनने के अंतिम कदम क्या थे? अगला बड़ा कदम 3 साल बाद 1971 में आया। 30 दिसंबर 1971 को संसद ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम पास किया। इस एक कानून ने पूरे नॉर्थ ईस्ट का नक्शा ही बदल दिया। इसी के तहत मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्य बने। जी, और 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, मिजोरम और हमारा नेफा, जिसे एक नया नाम मिला, अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, 21 जनवरी 1972 को NEFA का पुनर्जन्म हुआ, केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के रूप में। जो एजेंसी काउंसिल बनी थी उसे पहले प्रदेश काउंसिल और फिर 1975 में विधानसभा में बदल दिया गया। और प्रेम खांडू थुंगन अरुणाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। जी, अगस्त 1975 में। और फिर पूर्ण राज्य बनने का अंतिम पड़ाव। वो अंतिम पड़ाव 1 दशक बाद आया। एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर अनुभव हासिल करने के बाद 24 दिसंबर 1986 को संसद ने अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित किया। ये कानून 20 फरवरी 1987 को लागू हुआ और उस दिन अरुणाचल प्रदेश भारत का 24वां पूर्ण राज्य बन गया। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें तो ये सिर्फ सीमाएं खींचने या नाम बदलने की कहानी नहीं है। ये एक पहचान को गढ़ने की कहानी है। एक ऐसे क्षेत्र की कहानी जो बाहरी माना जाता था, उसे पहले औपनिवेशिक नक्शों ने, फिर अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों ने एक शक्ल दी, और फिर उसने अपने भीतर से ही लोकतंत्र का एक ऐसा अनोखा मॉडल तैयार किया जो बाकी देश के लिए भी एक मिसाल बना। बिल्कुल। अरुणाचल प्रदेश की कहानी दिखाती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं और एक अनूठी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के बीच संतुलन बनाना संभव है। यह दिखाता है कि कैसे एक सीमावर्ती क्षेत्र को धीरे धीरे स्थानीय आकांक्षाओं को सम्मान देते हुए देश की मुख्य धारा में लाया जा सकता है। ये एकीकरण की एक बहुत ही सफल और दिलचस्प कहानी है। तो इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। एरिंग समिति की सिफारिशों पर आधारित एक डेमोक्रेटिक प्रणाली नेफा में 1968 में लागू की गई थी, जो 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा शेष भारत में इसी तरह की पंचायती राज प्रणाली लाने से लगभग 25 साल पहले थी। क्या अरुणाचल प्रदेश का ये प्रारंभिक प्रयोग
आज देश के अन्य सांस्कृतिक रूप से विविध और दूरदराज के क्षेत्रों में जमीनी लोकतंत्र और शासन के लिए कोई सबक दे सकता है?